Back to the next session of this chapter, tertiary and quaternary activities. इससे प्रीवियस जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में सर्विस सेक्टर के जो तीनों अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, उनका ब्रीफली हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जो एक इस चार्ट के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी थी। अभी हम इन सभी एक्टिविटीज का, टर्शियरी में जो ट्रेड कॉमर्स है, होलसेल, रिटेल, अर्बन रूरल, ये चेन स्टोर्स है या ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, इनको सबको हमने डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर कौन से वाले पार्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत से। तो जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने बात करी थी कि हमारी इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इस टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और अब तक हम इसको सिर्फ सिंपली सर्विस सेक्टर के तौर पर मुख्य बातें जान रहे थे। यहाँ पर हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन प्रोफेशनल के अपनी सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट्स उनको किए जाते हैं, उन पेमेंट्स के आधार पर इसको अगेन हम टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, इन 3 पार्ट्स के अंदर देखते हैं। और इसमें यह मैटर करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर की स्किल्स कैसी है ना। जैसे लेस पेमेंट वाली स्किल्स के जो लोग हैं जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं, वो टर्शियरी में काउंट हो जाएंगे। जो थोड़े से स्किल्ड लोग हैं जिनके काम दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं, जो सर्विसेज हैं वो अदर पीपल नहीं दे सकते हैं, थोड़े हाई स्किल्ड लोग हैं, वो आपके क्वाटरनरी में चले जाएंगे। और इसी तरह से कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके सर्विसेज का एक बड़े वर्ग के ऊपर असर पड़ता है, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस का सेक्टर हो, चाहे वो मार्केट का सेक्टर हो, तो ऐसे जो हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं वो आपके क्वाइनरी सेक्टर में चले जाते हैं। तो इनके बारे में हम जो डिफरेंसेस है कि इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो डिफरेंसेस की हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं आपके टर्शियरी और क्वाटरनरी सेक्टर की बात पार्ट से। तो हम देखते हैं सामान्य रूप से हमारे बुक में भी ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब कभी हमें बीमार पड़ जाता है फैमिली में कोई भी, तो हमें किन लोगों की जरूरत होती है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है। और ये डॉक्टर्स या तो हमारे घर पे हमें सर्विस देते हैं या फिर इनके लिए हमें हॉस्पिटल रीच करना पड़ता है, अप्रोच करनी पड़ती है, वहां से ट्रीटमेंट हम लेते हैं। तो एक सर्विस हम इनकी ले रहे हैं। इसी तरह से यदि कोई डिस्प्यूट हो गई सोसाइटी में किसी के साथ में, तो हमें लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। लीगल ओपिनियन के लिए हम क्या करते हैं, लॉयर से कंसल्ट कर लेते हैं। या इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या फिर हम टीचर से सीधे तौर पर भी हेल्प लेते हैं। तो उनकी जो सर्विसेज होती है वो सर्विसेज जो है उनके लिए भी हमें पेमेंट करने पड़ते हैं, है ना। तो ये कुछ सर्विसेज तो ये रही। इसके अलावा दूसरी तरफ हम कुछ अदर सर्विसेज की बात करते हैं। तो अदर सर्विसेज के अंदर जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, कॉमनली प्लम्बर की भी घर पे जरूरत पड़ जाती है, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, इनकी जरूरत पड़ती है, शॉपकीपर्स की जरूरत पड़ती है, कभी कभी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन प्रोफेशंस के लोगों की जब हम सर्विसेज लेते हैं तो हम उनको बदले में हाई पेमेंट्स नहीं करते। तो दोनों ही चीजें जब यहाँ पर हम देखें, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, है ना, एक तरफ हम इन लोगों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस प्रीवियस वन सेक्शन को देख रहे हैं, दोनों ही सेक्शंस के अंदर हमें कुछ डिफरेंस नजर आता है। इनके लिए हम पेमेंट्स जो है वो लेस अमाउंट में करते हैं और इनके लिए पेमेंट्स हमें कंपैरेटिवली हाई अमाउंट में करने पड़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमारे फिर सेक्टर्स में आ जाता है कि लेस पेमेंट वाले जो है वो टर्शियरी सेक्टर में चले जाते हैं और हाई पेमेंट वाले वो क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर चले जाते हैं। तो अब हम फर्दर इसको डिटेल में जब डिस्कशन करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटीज के वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर हम डिटेल में देखें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इसके अंदर शामिल करी जाएगी। चार्ट हम पहले ही अपने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक्टिविटीज इसमें ली जा रही है उन एक्टिविटीज को हम 1 by 1 डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहली हमारी एक्टिविटी आती है ट्रेड और कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होती है? ट्रेड और कॉमर्स का मतलब है कि हमें वेरियस टाइप की कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। और ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जिन जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट हमें है वो सारी की सारी गुड्स हमारे घर के आसपास में प्रोड्यूस नहीं होती है कि हम वहां से ले लेंगे। तो ऐसे में हमें उन गुड्स को लेने के लिए उस जगह से अप्रोच करना पड़ेगा जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और हम हर एक उस जगह नहीं जा सकते। ऐसी कंडीशन में एक सिस्टम डेवलप होता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जहां पर मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं और उस बल्क प्रोडक्शन को कुछ लोग
वहां से परचेज करते हैं और अदर लोगों को जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ कंज्यूमर नहीं है, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है, दूसरी तरफ बायर है। ये जो बायर है ये अगेन किसी सेलर को ही कर रहा है, सेल कर रहा है, इसमें कंज्यूमर शामिल नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन हुई, उस कंडीशन में ये जो एक्टिविटी बनी उसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अब ट्रेडिंग जो है वो हमारे रूरल सेंटर्स पर भी होती है और अर्बन सेंटर्स पर भी होती है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो तो हमें अर्बन सेंटर्स के थ्रू रिसीव होता है, और जो हमें एग्रो प्रोडक्शन है वो हमें रूरल सेंटर से रिसीव होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो चीजें यहाँ पर और देखते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर, और ये ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर देखते हैं। एक तो आपके रूरल मार्केटिंग सेंटर्स हो गए जिनमें अपने आसपास के जो सेटलमेंट्स उनको ये कैटर करने का काम करते हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर और रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में थोड़ा सा अंतर है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स है, यहाँ पर जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होती है, जबकि अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमें मिलती है ना। तो यही एक बड़ा कारण भी है कि आजकल लोग जो हैं वो रूरल टू अर्बन माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें कई तरह की जो सर्विसेज है वो इजीली मिल जाती है, जिनमें आपके भले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर अदर प्रोफेशनल्स हो, जिनमें हम टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स, ये सारी चीजें हमें वहां पर अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स पर नहीं हो पाती। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है एग्रो प्रोडक्ट्स या उससे एसोसिएटेड जो अदर एक्टिविटी है उनके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं ये आपके सेलिंग के लिए जिन प्लेसेस पर आते हैं उनको हम मंडीज के नाम से जानते हैं। और मंडीज आपके होलसेल मार्केट्स होती है जहां पर बल्क में चीजें बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी करी जाती है। देन यहां पर हम दो तरह की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं जो अभी हमारे सामने। एक आपकी आती है रिटेल ट्रेडिंग और दूसरी आपकी आती है होलसेल ट्रेडिंग। तो होलसेल ट्रेडिंग में तो हमने क्या देखा कि बल्क में जो गुड्स और कमोडिटीज है उनको बाइंग और सेलिंग करी जा रही है। रिटेल ट्रेडिंग में क्या है, रिटेल ट्रेडिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जा रही है। यहां पर अब दूसरा पर्सन नहीं है, मैं दुकान पर जाता हूं, वहां से अपनी जरूरत का सामान लेता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने ये एक्टिविटी करी है, तो एक ट्रेडर ने मुझे वो चीज अवेलेबल करवाई, मैंने परचेज करी और उसको कंज्यूम कर लिया। अब ये जो ट्रेडिंग हुई है इसको हम रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं। रिटेल ट्रेडिंग जो है इसमें किस किस तरीके से हो सकती है रिटेल ट्रेडिंग, या आपके फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स भी हो सकते हैं। हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो दुकानें हैं जहां से हम किराना का सामान लेकर के आते हैं, ग्रोसरी वगैरह, वो एस्टेब्लिशमेंट इसमें आ जाते हैं। या स्टोर्स जो किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं और सेलिंग के लिए डिवोटेड हैं। इसके अलावा स्ट्रीट पैडलिंग, ये जो ठेले वाले हमारे आसपास में घूमते हैं और अपना सामान देते हैं फ्रूट्स वगैरह, वो भी आपके स्ट्रीट पैडलिंग का। हैंडीक्राफ्ट आ गया, ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन्स के जरिए, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इन जरियों से जब एक कंज्यूमर सामान को अपने तक ले आता है तो ये जो एक्टिविटी होगी आपकी रिटेल ट्रेडिंग की एक्टिविटी कही जाती है। अब रिटेल ट्रेडिंग के अंदर कुछ और भी डिटेल्स हैं, यहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये कौन कौन से पार्ट से बनते हैं, ये आपके आते हैं मोर ऑन स्टोर्स में। तो रिटेल ट्रेडिंग का ही पार्ट ये है आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, ये हमारी रिटेलिंग का ही पार्ट है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होती है, इसमें ये एक मोटिव होता है कि कंज्यूमर्स जो है उनको नो प्रॉफिट नो लॉस वाले बेस पर कमोडिटीज अवेलेबल करवा दी जाए। तो ये हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहलाती हैं। ये एक लार्ज स्केल का इनोवेशन है रिटेलिंग के सेक्टर में। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास में आजकल मॉडर्न टाइप के स्टोर्स हैं जिनमें एक ही दुकान के अंदर, एक ही एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वेरियस सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जहां पर हम स्टेशनरी का सेक्शन अलग होगा, या ग्रोसरी का सेक्शन अलग होगा, कॉस्मेटिक्स का सेक्शन अलग होगा। रिलायंस फ्रेश इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जहां पर कमोडिटीज को परचेज किया जाता है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो है एक ही स्टोर में भी देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आपके चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स क्या होते हैं? चेन स्टोर का मतलब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स से हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल किया जाता है, और ये जो
कमोडिटीज होती है, इनको सेल करने के लिए, सिमिलर कमोडिटीज को सेल करने के लिए वेरियस स्टोर्स अलग अलग प्लेसेस पर होते हैं। और ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर होता है उस मैन्युफैक्चरर को बल्क के अंदर ऑर्डर किया जाता है। जब बल्क में मैन्युफैक्चरर के पास में ऑर्डर जाता है तो वो जो डिमांडर है, जो ट्रेडर है, उसकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब यहाँ पर जो होलसेल डीलर है वो उसको ये बता सकता है, यानी ये जो चेन स्टोर के ओनर्स है ये बता सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से, यानी उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है तो वो स्पेसिफिकेशंस उन स्पेशलाइजेशन के साथ में ऐड करवा लेते हैं। और ऐसे में कम कीमत के ऊपर ये सामान इनको मिल पाता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि इन चेन स्टोर्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है। ये एम्प्लॉइज आपके स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं जो कई सारी एग्जीक्यूटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इनमें एक चीज और देखी जाती है कि मान लीजिए कोई एक ये आपके चेन स्टोर है, किसी एक पर्टिकुलर शहर ए के अंदर है, दूसरा शहर बी के अंदर है। अब यहाँ पर जिस तरह की टास्क को एग्जीक्यूट किया गया है और उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और इनका प्रॉफिट जो है वो अच्छा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सेम यहाँ पर प्लेस बी के इसी का जो दूसरा स्टोर है वहां पर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, स्टोर टू स्टोर, ये जो चेन स्टोर्स बने हुए हैं उनमें एग्जीक्यूटिव टास्क को परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए स्किल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है ना, और इससे ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। तो ये तो हमारे रिटेल ट्रेडिंग का पार्ट रहा। अब रिटेल ट्रेडिंग के बाद में हमारी नेक्स्ट आ जाती है होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग वाले पार्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जैसा प्रीवियसली हमने बात करा कि बल्क के अंदर कमोडिटीज है उनको परचेज किया जाता है और इसमें कंज्यूमर के लिए ये परचेजिंग नहीं होती है बल्कि ये ट्रेडर टू ट्रेडर परचेजिंग होती है। तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही इसमें परचेजिंग होती है। और कुछ बड़े जो लार्ज स्टोर्स होते हैं जिनमें चेन स्टोर्स को भी हम शामिल करते हैं, वो इन एक्टिविटीज के अंदर शामिल होते हैं। तो होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर टू सच एन एक्सटेंड दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। ये आपकी होलसेल ट्रेडिंग है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट वो सर्विस है जिसमें पैसेंजर्स को या फिर कमोडिटीज को, यानी लोग और सामान, गुड्स को, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने की जो सर्विसेज है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कहलाती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस के तौर पर जाना जाता है। यहां से इसके बारे में बताया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यह आपके ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन हो जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेनली मोबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड एक बहुत ही इसेंशियल सर्विस है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती है वो पूछी जाती है आपकी कि ट्रांसपोर्ट जो है उसको कैसे मेजर करते हैं। यहां से हम तीन तरीके से इसको देखेंगे। पहला जो मेजरमेंट होता है वो तो किलोमीटर डिस्टेंस के बेसिस पर, दूसरा होता है टाइम डिस्टेंस के बेसिस पर, और थर्ड जो है वो होता है आपके कॉस्ट के बेसिस पर। ये रहा कॉस्ट बेस। तो किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और कॉस्ट डिस्टेंस ये ट्रांसपोर्टेशन में हम स्टडी करते हैं। किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब हुआ दो जो पॉइंट्स हैं, ओरिजिन पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितनी है। जैसे कोई प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, इन दोनों ही प्लेसेस के बीच में यदि डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है तो इस फिजिकल डिस्टेंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। दूसरा था वो था हमारे टाइम डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस का मतलब क्या है, ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचने में कितना टाइम हमें लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 2 आवर्स लगते हैं तो ये 2 आवर्स इसका टाइम डिस्टेंस होगा। और कॉस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचने में हमें फाइनेंशियली कितना बर्डन लेना पड़ रहा है, कितना पेमेंट इसके अगेंस्ट में करना पड़ रहा है, वो हमारे कॉस्ट डिस्टेंस हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ली जा रही है किस पर्सन के लिए ली जा रही है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज मुझे किसी दूसरे प्लेस पर जाना है, दिल्ली टू मुंबई मुझे जाना है
और ऐसी कंडीशन के अंदर मेरे पास में ट्रांसपोर्टेशन में मेरी जो नीड है वो है टाइम को सेव करना, बाकी चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मैं कौन सी चीज को यहाँ पर देखूंगा, ऐसी चीज में मैं टाइम डिस्टेंस को देखूंगा कि वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके जरिए मैं कम से कम टाइम में वहां पर पहुंच पाऊं। तो ऐसे में मैं फ्लाइट लेता हूं और अगले 1.5 घंटे के अंदर मैं मुंबई पहुंच जाता हूं। ये टाइम डिस्टेंस उस समय मुझे देखनी पड़ेगी, वहां पर मैटर नहीं करता कि कितना पैसा मुझे खर्च करना पड़ रहा है। या दूसरी साइड में हम बात करें कि कोई एक पर्सन है जिसके लिए मनी मैटर करती है, टाइम उसके पास में बहुत है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए सबसे कम पैसा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो कॉस्ट डिस्टेंस होगी। तो ऐसे में वो देखेगा कि यदि वो ट्रेन के जरिए जाता है तो उसे कम से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, यदि वो प्राइवेट टैक्सी लेता है तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, फ्लाइट लेता है तो उसके अकॉर्डिंग वो देखा। तो ऐसे में वो कॉस्ट डिस्टेंस देखता है ना। और फिजिकल डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो यदि सामान्य तौर पर हमें अपने व्हीकल से जाना है तो हम शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं कि कौन सा वाला जो रूट है वो हमारे शॉर्ट रहता है या लॉन्ग रहता है, तो वो आपके किलोमीटर डिस्टेंस में आ जाता है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट से कुछ बातें और हैं जिनमें हम देखते हैं नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके नेटवर्क है। तो हम देखते हैं पूरे इंटायर नेशन के अंदर अलग अलग प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली रोड्स एक दूसरे के साथ में मिलते हुए जा रही है। तो ये जो रोड्स का एक ग्रिड पैटर्न बना हुआ बड़ा सा, उसको हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ऐसे में एक और टर्म यूज में आता है, वो होता है आपके नोड। नोड क्या होता है, दो लिंक रोड्स को कनेक्ट करने वाला जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जहां से यानी वो पॉइंट जहां से अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली रोड्स एक जगह आकर के मिलती है, वो आपके नोड कहलाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज है इनमें नेटवर्क, नोड और लिंक, ये तीन टर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट प्लेसेस को लिंक करने के लिए जो रोड्स का एक पूरा पार्ट बना हुआ था वो नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क के लिए हम क्या कर देते हैं, नेटवर्क आर मेड अप ऑफ द नोड्स एंड लिंक्स। ये इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट आ जाता है। नोड क्या है, नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। दो या दो से ज्यादा रूट्स जहां पर आकर के एक पॉइंट पर मीट करते हैं, मिल रहे हैं, उसको हम नोड कहते हैं। और लिंक क्या है, एवरी रोड दैट जॉइंस टू नोड इज कॉल्ड अ लिंक। दो नोड को कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो आपके लिंक कहलाती है। नाउ नेक्स्ट वी सी फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में आती है डिमांड और रूट। डिमांड और रूट कैसे, ऐसे प्लेसेस जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। रिक्वायरमेंट कैसे ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन पर। जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पीपल रहते हैं तो वहां पर डिमांड ज्यादा जनरेट होती है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। जहां पर पॉपुलेशन स्मॉलर पॉपुलेशन है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड कम रहती है। तो ये एक फैक्टर है जो किसी भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें, ट्रांसपोर्टेशन में मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो एयरवेज आ जाते हैं, हमारे वाटरवेज आ जाते हैं, रोडवेज आ जाते हैं। एयरवेज लैंड वाली जगहों पर डेवलप करे जा सकते हैं। गाँव के अंदर कितने एयरपोर्ट्स होते हैं, या बड़े शहरों के अंदर एयरपोर्ट की हम बात करें तो जो बहुत बड़े शहर है वहां पर एयरपोर्ट आसानी से मिल जाता है, जबकि छोटे टाउन्स में या विलेजेस के अंदर एयरपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिमांड। इसी तरह से रूट की हम बात करें, रूट में हम देखते हैं कि यदि दो लार्ज पॉपुलेशन वाले या दो लार्ज इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करने वाले जो रोड होते हैं, उन रोड्स पर जितने भी सिटीज होते हैं उन सारे सिटीज की अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रूट पर आ जाते हैं। एक दो हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन है, उनको कनेक्ट करने वाले रूट पर आ रहे हैं, तो वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। यदि उस रूट से इतर यदि कोई प्लेसेस होते हैं तो वहां पर कंपैरेटिवली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमें कम मिलती है। तो ये अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक्चुअली वो सर्विस है जिसमें वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स और आइडियाज के ट्रांसमिशन को इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे में हम क्या देखते हैं
कि जब कभी हमें किसी को मैसेज पहुंचाना है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर करनी है, तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। इनमें जब से राइटिंग का पार्ट डेवलप हुआ है तब से हमने लेटर राइटिंग करके और अपने मैसेजेस को दूसरी जगह पहुंचाए, लेकिन जहां पर ये राइटिंग इन्वॉल्व हो गई है, मैसेजेस प्रिजर्व होकर के रहने लगे, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं इसके अंदर इंगेज हो गया है। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंगेज हो गया, ये डिपेंड करता है उस मैसेज के पहुंचने पर कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। यदि मैंने किसी को लेटर दिया है और वो लेटर किसी अदर पर्सन तक पहुंचाना है, यदि इसके कुछ वेज हो सकते हैं, मैंने किसी पर्सन को दिया, वो खुद से जाकर के वहां पर पहुंचाए, या मैंने कबूतर के गले के अंदर उसको बांध दिया और कबूतर को उड़ा दिया, वो उसको पहुंचाए, या फिर मैंने पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में जाकर के डाल दिया और वहां से फिर वो ट्रेन के जरिए या बस के जरिए या किसी और मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला जो समय है, ये आपकी कम्युनिकेशन की जो पेस है उसको भी डिसाइड करता है। हालांकि मॉडर्न जो कम्युनिकेशन मीन्स है उनमें ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्विक हो चुका है। इसका एक समय के साथ में डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको देखिए, यहां से हम समझ सकते हैं डेवलपमेंट वाले पार्ट को। ये कुछ ओल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो पहले हम यूज किया करते थे, जिसमें एक वर्ड को यूज किया गया है, लेटर बॉक्स के जरिए हम लेटर्स डाला करते थे। आजकल ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है मॉडर्न टाइम के अंदर। आजकल न्यूज़पेपर्स के जरिए हमें मैसेजेस मिला करते थे। अभी ये चीजें जो है ना वो काफी कुछ बदल चुकी है। आजकल हम टेलीविजन के जरिए इमीडिएटली कहां पर क्या कुछ हो रहा है वो हमें टेलीविजन के जरिए पता चल जाता है। इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से हम पता कर पाते हैं, रेडियो के माध्यम से हम पता कर पाते हैं। तो ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं और उनको रिसीव कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंटली हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन के मीन्स है ये एफिशिएंट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। तो आइए इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हम क्या देखते हैं, मैसेजेस जो है उनको बहुत ही स्पीड के साथ में भेज दिया जाता है और इसका जो तरीका है वो रेडियो या टेलीविजन के जरिए होता है। इसमें हम देखते हैं न्यूज है या कई सारे पिक्चर्स है या कुछ और इंफॉर्मेशन है, इनको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और बहुत ही इमीडिएट में जैसे ब्रॉडकास्टिंग करी जाती है सेट्स के जरिए हम उनको ले पाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन के मीन्स है इनको मास मीडिया के तौर पर भी कहा जाता है। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया कम्युनिकेशन का वो मीडियम है जिसके जरिए बहुत लार्ज नंबर्स में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। टेलीविजन न्यूज है, एक न्यूज चैनल के जरिए उसको भेजा गया और जितने भी पर्टिकुलर चैनल को देखने वाले लोग उन सब लोगों तक वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो एक मास को एड्रेस करते हुए यदि कोई इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है तो आपकी मास कम्युनिकेशन के तौर पर जानी जाती है और जिस मीडियम के जरिए वो भेजी जा रही है वो मीडियम आपके मास मीडियम या मास मीडिया के तौर पर जाना जाता है। न्यूज़पेपर्स ये प्रिंट मीडिया के तौर पर मास मीडियम मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। इंटरनेट ये भी आपके मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इस तरह के और भी कई सारे मीडियम है जो कि हमारे कम्युनिकेशन के जो टेक्नोलॉजी उसको एडवांस बना चुके हैं। फिर हम आते हैं सर्विसेज पर। सर्विसेज क्या है? अभी तक हमने बात करी थी एक्टिविटीज की, अब हम इन्हीं में सर्विस वाले जो एक्टिविटीज है उनमें हम बात करते हैं टर्शियरी वाले में। तो सर्विसेज क्या है? देखिए यहां पर एक इमेज दिखाई गई है डब्बा वाला सर्विसेज इन मुंबई। इसमें एक पर्सन है वो बहुत सारे टिफिन को लेकर के और पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर हम एक टर्म यूज में लेते हैं, उस टर्म का नाम है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट? आइए इसको थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करते हैं हम कि आजकल जो बड़े शहर डेवलप हो चुके हैं वहां पर हम देखते हैं कि एक सिटी का ये एक बड़ा शहर है, उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इस सेंट्रल वाले पार्ट में ज्यादातर बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो आपके टेक प्लेस हो रही हैं। तो ये काफी डेवलप एरिया होता है। ये जो आप बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं ये आपके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ सारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज्यादातर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ के लोगों को सर्विस पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो आपके आउटर जो पार्ट्स है सिटी के वहां पर रहते हैं और यहाँ से यहाँ तक रीच करने के लिए डेली उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ता है। तो मुंबई भी हमारे एक ऐसा ही बड़ा शहर है जहां पर लोग सेंट्रल पार्ट के अंदर अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए वहां पर जाते हैं
और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए डब्बा वाला सर्विस है, ये मुंबई में है, ये लोग वहां तक उनको पहुंचाते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि टर्शियरी जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है उनको हम शामिल कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम लेते हैं टूरिज्म सेक्टर से। टूरिज्म जो है वो टर्शियरी सेक्टर की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है, और इसका कारण भी है कि क्यों टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड की वो सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी है जो 250 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है। इससे जो रेवेन्यू डेवलप हो रहा है वो 40% होता है टोटल जीडीपी का, यानी टोटल जीडीपी में 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो इस टूरिज्म सेक्टर की एक्टिविटी से आ रहा है, और कई सारे लोगों को जो कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों तरीके से हैं। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं? इनमें आपकी अकोमोडेशन, जिसमें आपके होटल्स वगैरह आते हैं, मील्स, इसमें आपके रेस्टोरेंट की जो फैसिलिटीज होती है, सर्विसेज होती है वो आ जाती है, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप्स, ये सारी की सारी एक्टिविटीज है ये टूरिज्म के अंदर आ जाती है। और टूरिज्म जो एक्टिविटीज है ये आपके पर्टिकुलरली हम देखें तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनके अट्रैक्शन के पॉइंट्स होते हैं, वो आपके मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ के हेरिटेज हो सकते हैं, हेरिटेज साइट्स हो सकती है, कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो इन टूरिस्ट अट्रैक्शन से होते हैं। जैसे ये आपके मेडिटेरियन सी का बीच है, मेडिटेरियन सी के बीच पर बहुत सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं, और वो उसका कारण है क्लाइमेट, कि यहाँ की प्लीजेंट क्लाइमेट है, इसके लिए आते हैं। तो हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है इनको अफेक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी है। तो अफेक्ट करने वाली चीजों के अंदर हम पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। अभी हमने देखा मेडिटेरियन जो पार्ट था वहां पर कितने सारे टूरिस्ट थे, तो ये जो मेडिटेरियन लैंड है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से, तो वहां पर लोग जा रहे हैं। लैंडस्केप्स, सिनेरियोज, ये जिसमें माउंटेन्स आ जाते हैं या लेक्स आ जाती है, कई सारे कोस्टल रीजन्स हैं, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एंड आर्ट, ये भी टूरिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये तो आपके लैंडस्केप सिनेरियोज हैं, ये हम देखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है वहां पर लोग बड़े जाते हैं, ये लेक्स वाले पार्ट हैं। तो डिफरेंट नेचर के लोग अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन प्लेसेस पर जाते हैं और टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। ये आपके एक हिस्टोरिकल साइट है, ये मेहरानगढ़ का फोर्ट है जो कि जोधपुर में लोकेटेड है, और यहाँ पर भी हर साल लार्ज नंबर्स पे टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। ये इसकी हिस्ट्री की वजह से करते हैं, या फिर ये हम एक कल्चरल पार्ट देखें जहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेले होते हैं या उत्सव होते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, और वो भी आपकी टूरिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट एक्टिविटीज है उन टूरिस्ट एक्टिविटीज में इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो ये कल्चर एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट, लैंडस्केप, क्लाइमेट, ये वो सारी की सारी पार्ट है जो कि हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तौर पर देखी जाती है। अभी एक नया टर्म और आया है जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। यह है आपके मेडिकल टूरिज्म। तो प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि दुनिया में कुछ एक कंट्रीज ऐसे हैं जहां की मेडिकल सर्विसेज है वो बेहतर क्वालिटी की है, लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना वहां पर सस्ता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक पर्सन अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाता है या फिर कोई सर्जरी करवाता है, तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स में उसको जितना पैसा पे करना पड़ेगा उससे बहुत कम पैसे में वो भारत जैसे देश में जहां पर मेडिकल सर्विसेज है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की है, वहां पर वो आएगा और वो बहुत कम पैसे के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवाएगा और वापस चला जाएगा। तो ये मेडिकल सर्विसेज लेने के लिए जब लोग एक देश से दूसरे देश की विजिट करते हैं तो इस टर्म के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, वो है आपके मेडिकल टूरिज्म। अभी रिसेंटली वर्ल्ड के अंदर ये काफी ज्यादा चलन में आया है। हम देखते हैं कुछ डेटा यहाँ पर, अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। हालांकि अभी भी बहुत स्मॉल है, यूएस में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके प्रोपोर्शन में ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये मेडिकल टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ये जो लोग आ रहे हैं इनको हम मेडिकल टूरिस्ट के तौर पर जानते हैं और इस एक्टिविटी को मेडिकल टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो कहां कहां पर ये हो रहा है,
इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना, मलेशिया, ये वो कंट्रीज है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है और यहाँ पर लोग बाहर से मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं, यहां पर बॉक्स में आपके मेडिकल टूरिज्म की डेफिनेशन भी दी हुई है। व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी इट लीड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म। तो इसमें आजकल मेडिकल टूरिज्म में हम एक चीज और देखते हैं, वो है आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि मेडिकल टेस्ट को एक कंसर्न इंस्टीट्यूशन को, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को भेज दिया जाता है। वहां के डॉक्टर्स उस टेस्ट की स्टडी करते हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं कि इस बीमारी में ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये मेडिसिन आपको लेनी है, ये ड्रग्स आपको लेनी है और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें आउटसोर्सिंग भी हो रही है। आउटसोर्सिंग आजकल सर्जरी तक पहुंच गई है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी प्रेजेंटली हमारे पास में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ऐसे में लाइव जो वीडियोज होते हैं उनके जरिए, लाइव टेलीकास्टिंग के जरिए आजकल सर्जरीज तक ऑपरेट करी जा रही है। नाउ नेक्स्ट वी सी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये हम देखें सर्विस सेक्टर की, अब तक हमने बात करी थी टर्शियरी एक्टिविटीज की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और क्वाइनरी एक्टिविटीज, इन दोनों एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा हम जान लें। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है? दिस सेक्टर इज कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल सर्विसेज एंड हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसर्च। यानी नॉलेज बेस्ड कोई चीजें हैं क्रिएट करी जा रही है, इंफॉर्मेशन क्रिएशन हो रहा है नॉलेज के बेसिस पर। तो ऐसी वाली जो एक्टिविटीज है वो आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में आती है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल किया गया है, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, मेडिसिन को, यूनिवर्सिटीज में जो सर्विसेज मिल रही है वो, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारे के सारे आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्वाइनरी सेक्टर की, दोनों ही सेक्टर में देखिए स्किल्स का ही इशू है और इसमें पेमेंट्स जो होते हैं ना वो भी हायर होते हैं। तो यहां पर हम बात करें क्वाइनरी सेक्टर की, तो क्वाइनरी सेक्टर में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जो कि इंक्लूड करती है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, लीडर्स को, और साइंस की फील्ड में हम बात करें तो जो इनोवेटिव रिसर्च होती है उसमें इनका आ रहा है। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को रख सकते हैं, मेजर कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, जैसे कि टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, हमारे पॉलिटिशियन जो कि पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर होल्ड करके बैठे हैं, या डिप्लोमेट्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे क्वाइनरी सेक्टर के आ जाते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि क्वार्टरनरी सेक्टर, इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि द क्वार्टरनरी सेक्टर अलोंग विद द टर्शियरी सेक्टर हैज रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Half of the all workers in developed economies are in the knowledge sector, and there has been a very high growth in demand for and consumption of information based services for mutual fund. यहां से देखिए, यहां पर हम इसको ले लेते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल इसमें आ रहे हैं। क्वार्टररी सेक्टर की हम बात करें तो क्वार्टररी सेक्टर में यहां पर हमारे आ रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो यहां से हम ये सीधे एग्जांपल्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, ये सारे के सारे लोग हैं, या ऑफिस बिल्डिंग्स में काम करने वाले लोग हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स हैं में टीच करने वाले लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे आपके क्वार्टररी सेक्टर में आ रहे हैं। क्वाइनरी सेक्टर में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? क्वाइनरी सेक्टर का यहां से हम देखें तो क्वाइनरी सेक्टर के अंदर हमारे जो लोग आ रहे हैं ये कौन कौन से हैं, इसमें हम कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं जो फोकस करती है किस पर? क्रिएशन, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन। किसका? न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज का, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी एक्टिविटी आपके क्वाइनरी सेक्टर की एक्टिविटीज में शामिल कर ली जाती है। और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज की डेफिनेशन के तौर पर हम यहां से ले सकते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग: द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वाला पार्ट है, इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंटली हम देखते हैं केपीओ एंड बीपीओ, ये दो सेक्टर्स हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन दोनों ही आउटसोर्सिंग में, आउटसोर्सिंग क्या है? जब कभी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उस सर्विस प्रोवाइडर में दो डिफरेंट प्लेसेस को यूज में किया जा रहा है,
और ये कैसे, जैसे हमारे यहाँ पर कई सारे कॉल सेंटर्स है कंपनियों के, इन कॉल सेंटर्स में करने वाले जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो स्किल्ड लोग हैं और उनको पेमेंट्स है वो लेस वेजेस में होता है। यूएस में यदि कोई कॉल सेंटर है, इंडिया में कोई कॉल सेंटर है, तो यूएस में उतने ही एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, भारत में उनके लिए कम पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में आजकल डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशंस के अंदर अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहां के जो लोकल जो स्किल्ड पर्सन है उनको वहां पर एम्प्लॉय कर लेते हैं, और इस तरह से जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उनको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कह रहे हैं। लेकिन जहां पर इस आउटसोर्सिंग के अंदर नॉलेज इंक्लूड हो जाता है, नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है या ई लर्निंग के लिए है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड के अंदर जो काम हो रहा है उसके लिए यदि आउटसोर्सिंग हो रही है तो आपकी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमने जो क्वाटरनरी और क्वाइनरी सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात करी, उनमें हम यहाँ पर कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए कुछ कलर्स फिक्स करे हुए हैं, और ये कलर्स किस बेस पर है, ये है उनकी स्किल्स के बेस पर, और स्किल के बेस पर ही उनको जितना पेमेंट किया जा रहा है उसका। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलर वर्कर्स ही हमारे यहाँ पर इनको किया गया है, आइए उसको देखते हैं। तो वर्क प्लेस की कैटेगरीज जो कि ट्रेडिशनली करी गई है, हम देखते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, इसके तौर पर मैनुअल लेबरर, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मशीन्स या इलेक्ट्रिशियंस हैं, मशीन्स पर काम करने वाले वर्कर हैं, वो सारे के सारे ब्लू कॉलर में आते हैं। ठीक है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन से हैं, जो ऑफिसेज के अंदर जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है, मैनेजरियल स्किल्स रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते हैं, वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स के तौर पर जाने जाते हैं। ग्रीन कॉलर वर्कर्स, ग्रीन कॉलर वर्कर्स वो हैं जो एनवायरमेंट के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। ग्रे कॉलर वर्कर्स, ये वो वर्कर्स हैं जो कि दोनों तरह के मैनुअल और प्रोफेशनल दोनों तरह के वर्क्स के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं। ये कुछ टेक्नीशियन हो सकते हैं या हेल्थ केयर के वर्कर्स हो सकते हैं, उनको हम ग्रे कॉलर की कैटेगरी में रखते हैं। पिंक कॉलर वर्कर्स कौन है, जो सर्विस ओरिएंटेड है, जॉब्स हैं जिनमें फीमेल्स का मेनली डोमिनेंस रहती है, जैसे नर्सेस है, टीचर्स है, कस्टमर्स केयर सर्विसेज है या रिटेल स्टाफ है, उनको हम पिंक कॉलर वर्कर्स के तौर पर जानते हैं। गोल्ड कॉलर, ये पहले एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जिनकी डिमांड रहती है, जिनमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईटी एक्सपर्ट्स ये आ जाते हैं। और अभी कुछ न्यू टर्म्स और इसमें आए हैं, इनमें पहले एक हम देखते हैं डिजिटल कॉलर। डिजिटल कॉलर में वो जो है टेक्नोलॉजिकली जो लोग होते हैं, जो ऑटोमेशन में वर्कफोर्स में काम करते हैं, एआई रिलेटेड जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उसको हम डिजिटल कॉलर के तौर पर जानते हैं। और कुछ न्यू कॉलर जॉब्स भी अभी आई हैं, इनको न्यू कॉलर जॉब्स कह रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ऐसी जॉब्स जो स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए कोई ट्रेडिशनल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसे साइबर सिक्योरिटी का सेक्टर है तो उनमें हम न्यू कॉलर के तौर पर उनको जानते हैं। सिल्वर कॉलर वर्कर्स में कौन आ रहे हैं, ऐसे ओल्डर वर्कफोर्स जो कि रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं और रिटायर्ड होने के बाद में वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखते हैं रिज्वाइन करके, उनके लिए हम सिल्वर कॉलर वर्कर्स के तौर पर जानते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स हैं जिनको कॉलर कैटेगरी के तौर पर अलग अलग तरीके से देखा गया है, तो यहां से एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का अभिप्राय क्या है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि प्रेजेंटली पूरा जो वर्ल्ड है वो एक डिजिटल वर्क की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ एक ऐसे पार्ट है जहां पर आपके इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उनका कम यूज हो पा रहा है, कुछ जगह वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज हो पा रहा है। तो ये जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके बीच का जो गैप बना है वही हमारे डिजिटल डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व करी गई है। इसके लिए हम यहाँ से एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये जो इमेज है ये हमें डिजिटल डिवाइड के बारे में कुछ एक मैसेज करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्लियर जो था वो ये टाइपराइटर्स हम यूज कर रहे हैं, इनके जरिए मैसेज हो रहा है, ये आप यहाँ कंप्यूटर का देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ आप देखेंगे कि वाईफाई जो है वो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ वाईफाई अवेलेबल नहीं था, है ना। यहाँ पर सैटेलाइट से ये कम्युनिकेशन हो रहा था, यहाँ पर ये ट्रेडिशनल मेथड में थे, इनकी जो कैपेसिटीज थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। तो पहले जो सर्विसेज ले रहे थे वो
लोअर टेक्नोलॉजी वाली थी, अभी जो सर्विसेज ली जा रही है वो हाई टेक्नोलॉजी की है। और ये जो टेक्नोलॉजी का जो डिवाइड हुआ वो कैसे हो रहा है कि अभी भी हमारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है वो आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। तो ये जो बीच का जो गैप आया है इनमें कि कुछ अंडर डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और जो एडवांस नेशंस है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है इसी गैप को हम डिजिटल डिवाइस के तौर पर जानते हैं। सो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है, होपफुली आपको इसको समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।